नमस्कार, मैं मोनिका एंड आप लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ कुछ है बिहार के फेसबुक लाइव पे। और अभी 7 बजने वाले हैं और मैं एक बहुत ही सेशन आज यहाँ पे एक ऐसे शख्स के साथ करने जा रही हूँ जो आज महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत खास होने जा रहा है। तो हमारे साथ आज जो खास गेस्ट जुड़ी हैं, पेशे से वो एक गायनोलॉजिस्ट हैं। तो मैम का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, डॉक्टर संतना शर्मा जी का। और ये एक सोशल एक्टिव भी हैं, बहुत सोशल एक्टिव रहती हैं और महिलाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये सोशल सामाजिक में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। महिलाओं के लिए बहुत तरह तरह माध्यम से ये मदद भी कर रही हैं उन्हें। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम, आप हमारे इस फेसबुक लाइव पेज पे। थैंक यू सो मच मेरे इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए मोनिका। मैं जरा सा ओके करेक्ट करूंगी, मेरा नाम है सांत्वना शरण और ओके मैं ओके। गायनोलॉजिस्ट हूँ। यो करेक्ट है। चल। और तो मैम आप अपने और जैसे आप सोशल एक्टिव रही महिलाओं के लिए भी क्या क्या आपने काम किया, थोड़ा सा दर्शकों को आप बताइएगा प्लीज। मैं एक गायनोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर सांत्वना शरण मेरा नाम है। एट प्रेजेंट अभी मैं झारखंड रामगढ़ में रहती हूँ। गायनोलॉजिस्ट होने के नाते हम लोग महिलाओं के बहुत नज़दीक तक जाके उनको देखते हैं और इस तरह से हम एक परिवार के बहुत नज़दीक चले जाते हैं। तो सोशल जो स्टेटस है महिलाओं का और बच्चियों का और इन जनरल हमारे एडोलेसेंट चिल्ड्रन का, वो मुझे बहुत अपील करता है और मैंने इसके बारे में काम करना शुरू किया। मैं फेडरेशन ऑब्स एंड गायनी जो हमारी सोसाइटी है ऑल इंडिया लेवल पे, जिसमें हमारे हजारों गायनिकोलॉजिस्ट उसके मेंबर हैं, मैं उसकी मेंबर हूँ और बहुत एक्टिव ओके मेंबर हूँ। मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्टेट और नेशनल टीम के भी मेंबर हूँ। अभी मैं विमेन डॉक्टर्स विंग की वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस जून की। और मैंने काफ़ी दिनों तक मिशन पिंक हेल्थ में सेक्रेटरी के रूप में काम किया नेशनल लेवल पे। और इन सब पोस्ट से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मैं समाज के बहुत नज़दीक तक जा सकी। मैंने देखा कि हमारे जो एडोलेसेंट बच्चे हैं, जो हमारे किशोरी बच्चे हैं, उनको बहुत तरह की जागरूकता और जानकारी की ज़रूरत है, जो अगर एक डॉक्टर प्रोवाइड करता है तो वो ऑथेंटिक होता है और उस पे उनका हम्म विश्वास होता है, उस पे हम्म उनकी जागरूकता होती है, उनकी इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है जानने की और हम्म उनको हम्म करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो हम लोग वो एक बहुत तेज मुहिम चलाते हैं पूरे भारतवर्ष में। खास करके झारखंड में मैंने अपने स्टेट में इसको बहुत तेजी से चलाया। करीब 66,000 बच्चों को हम लोगों ने विजिट किया, उनसे मिले, उनको समझाया उनके अनीमिया करेक्शन के बारे में, उनको क्या खाना चाहिए, उनके सोशल बिहेवियर और उनके मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। क्योंकि हम्म मेंस्ट्रुएशन और माहवारी हमारे समाज में एक निषिद्ध विषय माना जाता है, लोग उस पर बात नहीं करना चाहते। तो बच्चों को उसके करेक्ट। बारे में सही और साइंटिफिक जानकारी कैसे मिले, जबकि वो उनके जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उनके स्वास्थ्य की एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी है। बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इसलिए हो जाती हैं कि उनको इग्नोरेंस है, उनको पता ही नहीं है इसके बारे में। तो हम उन्हें ये बताते हैं। और महिलाओं के बारे में जो बहुत सारी बीमारियां जिनको हम रोक सकते हैं या जिनको बहुत जल्दी से अगर समझ में आ जाए तो पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, छोटी छोटी अगर हम सावधानियां बरतते हैं तो कैसे हम बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं, वो हम लोग करते हैं और मेरा यही सोशल वर्क है। इसके अलावा हम लोग एक और बहुत बड़ी मुहिम से जुड़े हुए हैं, वो है अक्षय पात्र फाउंडेशन, जो पूरे भारतवर्ष में बच्चों को मिड डे मील खिलाता है। बच्चों का ओके जो मध्याह्न भोजन है, जो उनके पूरे दिन का 1/3 हिस्सा उनको हम लोग कैलकुलेट करके साइंटिफिक तरीके से बहुत ही पवित्र और शुद्ध तरीके से उन तक पहुंचाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है हमारी, जिसमें हम लोग करीब पूरे भारतवर्ष में 20 लाख बच्चों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छा जानकारी दी और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो अभी। तो मैम इसी साथ मैं शुरुआत करती हूँ कि पुबर्टी के एज पे, जैसे आपने बताया कि आपने पुबर्टी वाले जो एज पे आप काम कर रहे हो, तो उस पे क्या ध्यान रखनी चाहिए बच्चियों को ज्यादातर, क्योंकि पता नहीं होता खास करके रूरल एरिया में जो लड़कियां, उन पे क्या उनको करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि प्यूबर्टी क्या है। प्यूबर्टी एक ट्रांजिशन फेज है, एक फेज है जिसमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर हम अपने उम्र के एक खास पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय शरीर में और हमारी सोच में, हमारे विचार में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस समय उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनके पास एक सीनियर ऑथोरिटिव टाइप का पर्सन रहे, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी रहे, जो उनके मन में उठने वाले प्रश्न का जवाब दे, उनके शरीर में आने वाले चेंजेस का जवाब दे। और इसके लिए डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं हो सकता। तो अगर डॉक्टर अपनी सेवाएं इस क्षेत्र में देते हैं जागरूकता के लिए, बच्चों को बताने के लिए,
तो बहुत अच्छी बात होगी। लड़कियों के और लड़कों दोनों के शरीर में बहुत तरह के चेंजेस आते हैं। लड़कियों के इस समय जो शरीर में चेंजेस आते हैं उसमें ब्रेस्ट का ग्रोथ होना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आना, उनके माहवारी की शुरुआत हो जाना, उनके सोचने के तरीके में बदलाव आना, जिसकी वजह से वो कई तरह के चीजों के लिए अपने आप को एक्सपोज करती है। बहुत सारे क्राइम होते हैं उनसे, इस स्टेज में उनके साथ बहुत सारे क्राइम हो जाते हैं। सेम लड़कों के साथ भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, जिससे उनका ग्रोथ हो रहा होता है। बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो उनको भी प्रॉपर गाइडेंस और सलाह की जरूरत होती है। इस एज में फिजिकल चेंजेस हो गए, मेंटल चेंजेस हो गए, और लड़कियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसपे हम लोग काफी स्ट्रेस देते हैं वो है माहवारी से रिलेटेड उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या चेंजेस आएंगे, और कैसे माहवारी को एक आशीर्वाद के रूप में हम ले पाए, एक अभिशाप के रूप में ना ले पाए, ये हम उन्हें सिखाते हैं। सही बात है मैम। तो मैम मतलब ऐसे ऐसे चेंजेस तो आते हैं आजकल, तो स्कूल में भी, बुक्स में भी लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, बट ऐसा हो जाता है कि जब कोएड स्कूल्स में लोग जाते हैं तो जो कोई मेल टीचर हो या फीमेल टीचर भी हो, तो साथ में उसको अच्छे ढंग से ना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, या लड़का लड़की के बीच में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे मैंने भी 8 क्लास से ही जो होता है चैप्टर होता है बायो के चैप्टर में, सारे जो एडोलेसेंस से लेके टीनेजर्स के लेके पुबर्टी के लेके सारे फेज सिखाए जाते हैं एज चैप्टर्स में, फिर भी वहां पे एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं। लड़कियां बीच में खुसुर फुसुर करते रहती है, कह रही ये कैसे होगा वो कैसे होगा, घर में भी मम्मी थोड़ा सा कहीं दाब के रखते रहे, पापा के सामने ऐसे बात मत करो, भाई के सामने ऐसे बात मत करो। तो बहुत सारी दिमाग में ना ऐसे सवाल उठते रहते हैं लड़कियों के बीच में कि कहाँ से इसका मैं हल निकालूं। गूगल पे जाओ तो बहुत तरह के बातें आ जाती हैं, तरह तरह की बातें आती है, उसमें से कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है वो भी समझ में नहीं आता। तो आज अच्छा मौका है कि एक सही एक अच्छे डॉक्टर से इसके बारे में जो मुझे मिले कि इसके आंसर जो मिलेंगे, सारा जो व्यूअर्स जो है हमारी महिलाएं और लड़कियां व्यूअर्स है, उनको भी आज एक सटीक आंसर मिल जाएगा। तो उसके बारे में थोड़ा बता सकती हैं मैम? बिल्कुल, बहुत अच्छा तुमने सवाल किया, और हमारे पूरे इस मुहिम की एक बहुत बड़ा ये मोटिव है, हमारे ये पर्पस है कि हम बच्चियों के बीच में चुप्पी तोड़ो। ये हमारा एक प्रोग्राम भी है झारखंड स्टेट का, कि माहवारी ओके। से संबंधित जो जानकारी लेनी है या माहवारी के बारे में जब बात करना है, जब हम पैड्स खरीदने जाते हैं या हमारे पीरियड्स आते हैं, उस समय हमें बिल्कुल उसी तरह से अपने आप को बिहेव करना, वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना जैसे हम दूसरी किसी जानकारी के लिए करते हैं। और कोई समस्या है तो उस समस्या को वैसे ही डिस्कस करना है जैसे हम दूसरी बीमारियों को करते हैं। इसके बारे में जो निषेधता है उसको दूर करना है। परिवार के लोगों को भी हम मोटिवेट करते हैं, उनके पेरेंट्स को, उनके मदर्स को, उनके पेरेंट फादर को, उनके ब्रदर्स को, कि आप बच्चों से बच्चियों से उस समय भी उतना ही नॉर्मल बात करिए जैसे आप बाकी समय करते हैं। अगर घर में ये लगाया जाता व्यवधान कि अभी आप किचन में ना आए या आप कुछ खास तरह से बैठे खास रूम में रहें, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल उस समय खुला रखना चाहिए, उनको इतना फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपने हर समस्या के बारे में अपने पेरेंट्स से, अपने भाई से, अपनी माँ से बात कर सके। और ये बहुत जरूरी है, तभी हम इससे रिलेटेड जो सवाल हैं वो हमारे पास पहुंच पाएंगे। जैसे तुमने कहा, ज्यादातर ये बात लोग बच्चे आपस में करते हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है। कभी माँ से भी पूछा तो माँ ने तो खुद इसके बारे में जानकारी नहीं ली, वो बेचारी क्या बताएंगी। उनको ऐसे ही सिखाया गया कि इसके बारे में नहीं बोलना है, तो अपनी बेटियों को भी सिखाते कि इसके बारे में नहीं बोलना है। तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि तुम बोलो इसके बारे में, और लड़कों को भी बताते हैं कि लड़कियों को इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो इसको हंसी मजाक में नहीं उड़ाना है। ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका मेंस्ट्रुएशन बिल्कुल नॉर्मल, हेल्दी और रेगुलर होता रहे। तो इतने बड़े इंपॉर्टेंट चीज को हम चुप चुप करके नहीं दबा सकते, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। जरूर। तो मैम कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में तो लोग खुल चुके हैं, बट अभी भी रूरल एरिया की बात की जाए जहाँ गांव है, वहां पे लड़कियां खुल के नहीं आ पाती हैं। वहां पे भी आजकल मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात कर ले तो अर्बन एरिया में तो लोग कर लेते हैं, पैड वगैरह मेंटेन कर लेते हैं, बट वहां भी अभी जो कपड़े और पत्ते लोग यूज करते, तो मैम उसका कोई थोड़ा सा हल है कि उसको भी यूज कर रहे हैं तो उसको भी रिसाइकिल करके किस तरह से यूज करे कि वो थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रहे महिलाओं एक के लिए? अच्छी बात ये है जो मैंने अपने सर्वे में देखी, मैंने करीब करीब 70,000 लड़कियों से मुलाकात की इस दौरान, उसमें लड़के भी थे। अपने इस मुहिम में 2-3 साल जो हम लोग मिशन पिंक पे काम करते रहे और अभी तक करते आ रहे हैं, तो एक मुझे अच्छी बात ये पता चली कि गांव और शहर का जो भेद है ना, वो बहुत थिन लाइन है अभी। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये जगह बिल्कुल गांव है, यहाँ इनको कुछ मालूम नहीं है, और ये शहर, यहाँ के लोग बहुत एडवांस। जहां तक मेंस्ट्रुअल हाइजीन का सवाल है, सभी जगह थोड़ी सी निषिद्धता है, सभी जगह थोड़ा सा हेजिटेशन है इसके बारे में बात करने में।
और गांव के बच्चों को भी लगभग उतनी जानकारी है, थैंक्स टू सोशल मीडिया और टेलीफोन जो मोबाइल में सबके पास पहुंच गया। तो गांव के बच्चों को भी इसके बारे में काफी कुछ मालूम है। हालांकि वो अच्छी जानकारी, पूरी करेक्ट जानकारी तो नहीं है, क्योंकि वो गूगल से और बाकी जो लोगों से जानकारी लेते हैं। तो डॉक्टर्स को तो जाना जरूरी है, डॉक्टर से जानकारी लेना जरूरी है, लेकिन गांव में भी बच्चों को इसके बारे में पता है, लेकिन बातचीत नहीं करना चाहते हैं, ये थोड़ी सी परेशानी है। तो इसके बारे में बात हिचकिचाते हैं। करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे बहुत सारे पोर्टल भी है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, जिसमें हम इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। हमारे फेडरेशन ऑब्स एंड गायनी के भी डॉक्टर जो है, उनके भी अलग से पोर्टल बने हुए हैं, जहां आप जाके अपने मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई भी सवाल की जानकारी ले सकते हैं, उनका जवाब ले सकते हैं। डॉक्टर से डायरेक्ट बातचीत भी होती है और डॉक्टर से फोन पे भी बात होती है, उनसे कन्वर्सेशन मतलब टेक्स्ट पे भी बात कर सकते हैं। आप मेरा नंबर भी आप सार्वजनिक कर सकती हैं इसके लिए, मेरा जो फोन नंबर, मोबाइल नंबर। और मैं बिल्कुल आज इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहती हूँ कि आप मेरा नंबर अपने चैनल से सार्वजनिक करिए। कोई भी लड़की अगर चाहे अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आराम से डिस्कस करें। थैंक यू मैम। ये अपना मतलब जो एक है प्रॉब्लम लड़कियों की, वो ना गूगल ना करके सीधे एक डॉक्टर से कांटेक्ट करे तो वो ज्यादा बेटर है, उनको ज्यादा अच्छा सलाह मिलेगा वहां से। हाँ बिल्कुल। तो मैम अभी तो जैसे क्या है कि आजकल थोड़ा सा अवेयरनेस फैल गया, मूवीज के दौरान भी जो पैडमैन मूवी आई थी उसके थ्रू भी अवेयरनेस लोगों तक गया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके। तो मैम ये जो यहाँ पे एक मेंस्ट्रुअल का भी जो साइकिल जो होता है, कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है या बीच में रुक जाता है, जैसे कोई हार्मोन चेंज की वजह से, जैसे पीसीओडी कहते हैं या पीसीओएस कहते हैं उसको। तो वो क्या बीमारी है जो आजकल लड़कियों में देखा जा रहा है काफी हद तक? माहवारी जो है उसका नाम ही माहवारी इसीलिए है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको इसलिए बोलते हैं कि वो एक साइक्लिक पैटर्न है, कुछ दिन के बाद रिपीट होता है। और मासिक धर्म या माहवारी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो 25 से 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन में रिपीट होना चाहिए। रेगुलर उसका साइकिल ये है। अगर किसी के साइकिल इरेगुलर है कि 3-4 महीने तक ब्लीडिंग नहीं हो रही है, जैसे बच्चों के जब पीरियड शुरू होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं मेनार्की, उस समय जब शुरुआत होती है तो शुरू के 1 साल 12, 13, 15 साइकिल हम सोचते हैं कि कभी कभी उनके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कभी 1-1.5 महीना नहीं आया, कभी महीने में 2 बार आ गया, इस तरह का 1 साल चल सकता है। तो कभी भी इसमें अगर फ्लो ज्यादा हो रहा है या फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी पीरियड आ रहा है तो हम उसके बारे में बहुत चिंता करते हैं, क्योंकि इससे खून की कमी होगी। लेकिन अगर पीरियड 2 महीना 3 महीना गैप करके आ रहा है, बहुत ज्यादा फ्लो नहीं है, तो हम 1-1.5 साल वेट करते हैं बच्चों के लिए कि ठीक है 1-1.5 साल में साइकिल रेगुलेट हो जाए। लेकिन जो बच्चे बड़े हो गए, जिनके 2-3 साल पीरियड शुरू हो गया, उनकी अगर साइकिल इरेगुलर है कि कभी 20 दिन में आ रहा है, कभी 40-42 दिन में आ रहा है, कभी कई महीनों तक नहीं आ रहा है, कभी महीने में 4-5 बार आ रहा है, तो सबके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम के जड़ है और इनको बिल्कुल फोकस करना और इनके बारे में बात करनी है। ज्यादा ब्लड फ्लो को हमेशा टारगेट करना, हमेशा उसको नोटिस में रखना और हमेशा अपने गार्जियन को, मैं हमें अपने सारे प्रोग्राम में बताती हूँ, हम लोगों ने मिशन पिंक के करीब करीब 100 से ऊपर कैंप किए हैं, तो मैं सारे बच्चों को बताती हूँ कि तुमको माहवारी में कुछ भी अबनॉर्मल लगे तो घर में बताओ। तो उसके लिए जानना जरूरी है कि नॉर्मल माहवारी क्या है। जब उनको पता लगेगा कि नॉर्मल क्या है, तब वो समझ पाएंगे कि मेरा सही है कि गलत। तो नॉर्मल माहवारी जो है वो 22 से 30-32 दिन के अंदर में रिपीट होना चाहिए एक साइकिल। पहले दिन से जो महीना शुरू होता है वो डे 1 है, और दूसरा जो महीना शुरू होगा उस डे 1 के बीच में 22-25 दिन से लेके 30-32 दिन का समय होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि किसी महीना 22, किस महीना 32, एक रेगुलर होना चाहिए, 26, 27, 28 दिन में हो रहा है या 24-25 दिन में हो रहा है। दूसरा, कितना फ्लो होना चाहिए ये जानना बहुत जरूरी है। एक दिन में 3 से 5 ml फ्लो होना चाहिए। कितना छोटा चम्मच, जो चाय का चम्मच है 5 ml का, उससे भी थोड़ा कम पर डे। और अगर हम ब्लीडिंग जो होती है वो 2 से 7 दिन होनी चाहिए, तो ये 2 से 7 दिन में 30 to 35 ml ब्लड लॉस होना चाहिए। 35 ml हम चम्मच लेके या मेजरमेंट लेके तो नापेंगे नहीं, कैसे हम महसूस कर सकते हैं, कैसे एक एस्टिमेट लगा सकते हैं? तो एक जो पानी का ग्लास जिसमें पानी पीते हैं वो 200 ml, उसका आधा करे तो 50 ml, उसका भी आधा करे तो वो 25 ml। 200 ml का आधा 100, 100 का आधा 50 और उसका आधा 25, तो कितना थोड़ा सा ब्लड लॉस है। और इसे हम पैड से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी हम मेजरमेंट तो नहीं करेंगे कि कितना ब्लड लॉस हो रहा है। तो पैड जो है वो अगर 6 से 8 घंटे में सोक हो रहा है तो ब्लड लॉस नॉर्मल है। लेकिन हर 2-3 घंटे बाद सोक हो जा रहा है और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है कि कपड़े में लग रहा है, इधर उधर बह रहा है, बड़े बड़े क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये ज्यादा ब्लड फ्लो है और इसके लिए हमेशा तैयार रहना। तो ये एक बहुत साधारण सा स्टैंडर्डाइजेशन है कि ये नॉर्मल फ्लो है, कितने दिन में होना चाहिए, कितने दिन तक होना चाहिए और कितना ब्लीडिंग होना चाहिए। इससे अगर थोड़ा भी डाइवर्शन है, इससे भी थोड़ा से ज्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, ज्यादा दिन तक ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड में क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल नोटिस करने की चीज है।
और ये जब हमको जानकारी मिल जाएगी तब हम जानेंगे कि मेरा फ्लो एबनॉर्मल है। एक पीसीओडी के बारे में जो आपने पूछा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये पीसीओडी को लेके बच्चों में बहुत भ्रांति है। थोड़ा सा भी साइकिल रेगुलर हुआ उनको लगता है पीसीओडी हो गया। कई बार बच्चों को लगता है मेरे चेहरे पे एक्ने निकल रहा है तो मुझे पीसीओडी हो गया है। कई बार उनको लगता है मेरे पीरियड्स बहुत गैप करके आ रहे हैं तो मुझे पीसीओडी हो गया, और डर जाते हैं कि पीसीओडी पता नहीं क्या क्या होगा। पीसीओडी का फुल फॉर्म तो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, लेकिन इसका कोई एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस नहीं है कि ये हो गया तो पीसीओडी ही है। पीसीओडी के कई सारे क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफिल होने चाहिए, और वो एक डॉक्टर ही बेहतर किसी पेशेंट को जज करके बता सकता है इनको पीसीओडी है कि नहीं। खाली अल्ट्रासाउंड करके या खाली ब्लड का टेस्ट करके या खाली सिम्टम से अलग अलग हम नहीं बता सकते। ये सारी चीजें मैच करनी चाहिए और उसके बाद डॉक्टर खुद से असेस करते हैं कि इनको पीसीओडी है कि नहीं। पीसीओडी के 2-3 जो लक्षण जो प्रोमिनेंट है उससे हम थोड़ा शक कर सकते हैं कि ये बीमारी हो रही है कि नहीं। जैसे देखने पर अगर बच्चों को बहुत ज्यादा एक्नी निकल रहा है बार बार, जो रेसिस्टेंट है किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से, या उनके चेहरे पे जहाँ बाल नहीं होने चाहिए, जैसे लड़कियां उनकी दाढ़ी मोछ निकल रही है, उनके बाल का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है चेहरे पे, फिर से फ्रीडम ये हो सकता है। या फिर उनका साइकिल हमेशा इरेगुलर रहता है, बिल्कुल कभी जल्दी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी बहुत बहुत दिन के गैप आ रहा है। और एक और चीज इससे एसोसिएटेड रहता है अक्सर, वो है ओबेसिटी। मतलब इन सारी चीजों के साथ उनके वजन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सारी चीजें जब, तो फिर इनको हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं, हार्मोन्स के टेस्ट, उनके अल्ट्रासाउंड, उनके बाकी जो पैरामीटर्स है उनको चेक करके फिर एक डॉक्टर डायग्नोज कर सकता है कि इसमें पीसीओडी है। ओके ओके। तो ये सब बातें लगता है कि जो व्यूअर्स होंगी महिलाएं जो हैं उनके लिए बहुत ये हेल्प करेगा। तो मैम यहाँ पे जो जो पीसीओडी हो गया, यहाँ पे एस लास्ट में पीसीओएस होता है, वो क्या होता है मैम? पीसीओडी तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो गया, और हाँ। पीसीओएस हो गया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मतलब इसके साथ रिलेटेड जितने मैंने चीजें बताई, ओबेसिटी हो गई, हिर्सुटिज्म हो गया, ओके बाल निकल, मोटापा बढ़ ओके रहा है और इकने निकल रहा है, ये सब इससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं जो हार्मोन्स के गड़बड़ी से होती है उनको पीसीओएस भी बोलते हैं। ओके 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 मैम। तो मैम ये तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के पीसीओडी के लिए बात हो गई। तो मैम आगे मैं बात करती हूँ कि जो ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड मैं बात करना चाहूंगी कि इसका क्या सिम्टम्स है जिससे लड़कियां महिलाएं बच सके। ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो है, ब्रेस्ट में होने वाला कैंसर जो है, वो एक ऐसा कैंसर है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि अगर कैंसर होना ही है तो ब्रेस्ट का कैंसर सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसको डायग्नोज करना भी बहुत आसान है और उसका ट्रीटमेंट भी ऐसा है कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। तो ओके ब्रेस्ट के ये बहुत आसान है, क्योंकि ब्रेस्ट बाहर, शरीर के बाहर की चीज है, उसको हम आराम से देख सकते हैं। तो हम बच्चों को सिखाते हैं अपने प्रोग्राम में, और हम बताते हुए जानकारी देते हैं कि ब्रेस्ट को एग्जामिन कैसे करना है, कैसे जानना है हाँ कि मेरे ब्रेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। महीने का कोई एक दिन लेके आप मिरर के सामने खड़े हो, ऊपर का कपड़ा हटा के, और दोनों ब्रेस्ट को प्रॉपरली अपने आंखों से देखें कि दोनों ब्रेस्ट के साइज में कोई अंतर है कि नहीं, कोई शेप में डिफरेंस है कि नहीं, कोई उससे निप्पल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, कोई पेन या कोई वहां पे रेडनेस या कुछ तो नहीं है, ये देखना है। इसके साथ देखना है दोनों कांख में कोई ऐसा ग्रोथ वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो पहला तो देख के ही समझ में आ गया कि दोनों ब्रेस्ट बिल्कुल ठीक है। महीने में या 2 महीने पर एक बार इसको चेक कर लेना चाहिए, ये सेल्फ असेसमेंट है, खुद से देख लेना है। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट में कोई भी चेंज नजर आता है, कोई गांठ दिख रही है, कोई डिस्चार्ज दिख रहा है, कोई भी कंप्लेन है, तो बिल्कुल तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार ब्रेस्ट में देखेंगे जैसे ऑरेंज के छिलका होता है ना, उस तरह का एक प्यूडी ऑरेंज पैच जैसा बन जाता है, जैसे स्वेलिंग है वहां पे, और जैसे नारी ऑरेंज के छिलके में अंदर धसा हुआ रहता है ना, गड्ढा गड्ढा जैसा छोटा छोटा, उसको बोलते हैं वो ऑरेंज पील। उस तरह का ब्रेस्ट में कभी कभी कुछ दिखाई पड़ता है स्किन के ऊपर। तो उस टाइप के कोई भी चेंजेस दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, और डॉक्टर बहुत आसानी से उसको या तो चेक कर लेते हैं, और बहुत आसान उसके जांच होते हैं मैमोग्राफी, जिससे हम लोग बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर को पकड़ सकते हैं और पूरी तरह से उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर के अलावा भी ब्रेस्ट में कुछ ग्रोथ होते हैं जो कैंसरस नहीं है, उनको भी इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है और वो भी पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। इसलिए ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज वन कार्सिनोमा जिसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस और जागरूकता कर दिया जाए तो इस कैंसर से हम बिल्कुल निजात ही पा सकते हैं, बिल्कुल इसको हटा सकते हैं। तो मैम इससे बचा कैसे जाए? मतलब ये खान पान से रिलेटेड हो जाता है, मतलब हो क्यों रहा है लड़कियों में? आज तक देखा जाए कि 18 साल से लेके लड़कियों में ये ब्रेस्ट कैंसर देखा जा रहा है। तो ये, कैंसर तो मैम ये इसको मतलब इसको पहला स्टेज से कैसे इसे रोक के कैसे रखे कि ये लड़कियों में कम होने लगे? कैंसर जो है इन जनरल आजकल लोअर एजेस में होता है। सारे तरह के कैंसर जो है पहले बहुत हाई अपर एज में होता था, 50 60 70 साल में,
उनके अक्रेंस का जो एज है ना वो अभी घट गया है। तो अभी किसी भी एज में, खास करके छोटे बच्चों में भी कैंसर होने की काफी संभावना होती है, एडोलेसेंट चिल्ड्रन में भी। तो एक तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हर तरह की बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों में प्रीकोशियस टाइम से पहले प्यूबर्टी आ जाती है, बहुत तरह के हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। हमारा खान पान ऐसा है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए वो हम खाते हैं। लाइफस्टाइल, सोने उठने का समय, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब कुछ मोटे मोटे तौर पे कारण है जिसकी वजह से किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर। अगर ओके। थोड़े से बच्चों का लाइफस्टाइल डिसिप्लिन कर दिया जाए, उनके खान पान का थोड़ा ध्यान रखा जाए, उनको जो जितने तरह के वर्म्स हैं, अनीमिया है, ये सब से बचा के रखा जाए, थोड़ा सा उनको जागरूक कर दिया जाए, तो ये जो कैंसर है इससे बचा भी जा सकता है और इसको बहुत जल्दी पकड़ा भी जा सकता है। ये जो जनरल बात है जो सबको जाननी चाहिए वो ये बात है। और स्पेसिफिक तो अलग अलग कैंसर के अलग अलग रीजन होते हैं, अलग अलग कारण। वो तो है ना। तो इसका मतलब मैं जैसे पहले स्टेज पे कहते हो थ्रू द मेडिसिन से ये ठीक हो सकता है, दवा से भी ठीक हो जाएगा ब्रेस्ट कैंसर? मेडिसिन नहीं, ये जो स्टेज पे, जिस स्टेज में कैंसर है या जिस हालत में ये मिला है, पहली बार जो डिटेक्ट हुआ है, तो कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट, वो लोग डिसाइड करते हैं कि किस स्टेज पे है, इसके लिए दवाएं चलेंगी, केमोथेरेपी या इनकी रेडियोथेरेपी होगी या इनकी सर्जरी होगी। वो जो डॉक्टर होते हैं स्पेशल कैंसर के, वो डिसाइड करते हैं कि इसके लिए क्या करना है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ब्रेस्ट कार्सिनोमा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ओके 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 मैम। तो मैम आगे मैं ये पूछना चाहूंगी कि यूट्रस जो कैंसर जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उसके क्या सिम्टम्स है, इसको कैसे महिलाएं में रोका जाए, इसमें क्या डेली डाइट रखे जो महिलाएं इससे बच सके यूट्रस कैंसर से? ये भी एक ऐसा कैंसर है जिसको हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। तुमने पूछा कि इसके लक्षण क्या होते हैं, इनके लक्षण भी बहुत साधारण है। जैसे इरेगुलर साइकिल, अगर महीना में ब्लीडिंग जो हो रहा है वो रेगुलर नहीं हो रहा है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग में क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण है। सफेद पानी का डिस्चार्ज होना, कई बार लोग कंप्लेन करते हैं कि मासिक धर्म के रास्ते से सफेद पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। अगर वो रेगुलर डिस्चार्ज हो रहा है, अगर उसका कलर अजीब टाइप का है जिससे लग रहा है कि वो पहले से उसका कलर कुछ चेंज हो गया, या ऐसा है कि उस डिस्चार्ज के साथ कोई ब्लड या कोई फाउल स्मेल है, कुछ खराब स्मेल आ रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है। दर्द होना, बार बार यूट्री या यूरिन का इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह के जो कुछ कॉमन लक्षण है जिसको जनरली लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, खास करके जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनके बीच में। और जो आजकल तो प्री मैरिटल सेक्स के बारे में भी हम बताते हैं बच्चों को कि कितनी सेफ्टी से प्रिकॉशन लेके चलना है, और इसके बारे में भी बात करने में परहेज नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें हैं समाज में। हमारे बात नहीं करने से ये चीजें नहीं हो रही हैं ऐसा नहीं है। हमें बच्चों को बताना है कि उनके लिए क्या सेफ है, उनके लिए क्या हेल्दी है। तो प्री मैरिटल जो इस तरह के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं उस समय भी क्या प्रिकॉशन लेना है, और कैसे तुरंत रियलाइज करना है कि हम, मेरा जो नॉर्मल बिहेवियर है, जो मेरा नॉर्मल डिस्चार्ज है, वो अब एबनॉर्मल हो रहा है, पेन हो रहा है, बार बार यूटीआई हो रहा है, हेवीनेस हो रहा है, बैक एक हो रहा है, साइकिल इरेगुलर हो रहे हैं जैसा मैंने बताया, और डिस्चार्ज हो रहा है। ये सब बहुत कॉमन रीजंस हैं जिसके हमको तुरंत शक होना चाहिए कि यूट्रस के अंदर कुछ हो रहा है कि नहीं। बच्चेदानी की जांच तुरंत करानी चाहिए। तो मैम ये सब सारे सिम्टम्स हैं इसके? हाँ, ये सब कार्सिनोमा के सिम्टम हो सकते हैं, बच्चेदानी के मुख के कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ये सबसे कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है सर्वाइकल कार्सिनोमा ओके होने। ये ओके। कार्सिनोमा ज्यादातर केसेस में एक वायरस से होता है, और ये एक इन्फेक्शन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये इन्फेक्शन है जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। तो ओके। तो मैम ज्यादा ये आपने जो बताया कि एक वायरस से ज्यादा ये ह्यूमन से ह्यूमन टू ट्रांसफर होता है और ये यूट्रस में जाके ये सब। ओके। तो मैम इसमें जैसे कि आपने बोला कि इसमें जैसे इसमें भी वही जो डाइट वगैरह है मेंटेन करके रखना होगा यूट्रस कैंसर से बचने के लिए, मतलब कुछ ऐसा है कि लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना होगा, कुछ एक्सरसाइज करने होंगे क्या इसमें, इससे महिलाएं बच सके? जैसे मैंने इसके रीजन बताया, इसके जो कारण है, उसमें डाइट, प्रॉपर डाइट तो किसी भी बीमारी से बचने के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं है कि ये खाएंगे तो कार्सिनोमा नहीं होगा यूट्रस का। लेकिन जो हमारा डाइट है वो हाइजीनिक और ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे बॉडी का जनरल इम्यूनिटी बढ़े और हमारे शरीर में किसी चीज की कमी ना रहे, डिफिशियंसी ना रहे। तो डाइट तो नॉर्मल और हेल्दी होना चाहिए, जो घर का बना हुआ खाना हो, ताजा, जंक फूड ना हो, पुराना बासी खाना ना हो, रोड पर चलता हुआ खाना ना हो। तो ये सब तो अवॉइड करना ही, ताकि हम इन्फेक्शन से बचे, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ी रहे। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बताया,
जो हमारे हाइजीन है, हमारे पेरिनियल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मासिक धर्म के समय जो हाइजीन मेंटेन करना है, जो शादीशुदा औरतें या जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल या प्री मैरिटल जो उनके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स है, उससे समय कितना हाइजीन और प्रिकॉशन लेना है, ये सब अगर मेंटेन किया जाता है तो कार्सिनोमा का जो यूट्रस का जो कार्सिनोमा है उसके बहुत कम हो सकते हैं केसेस, क्योंकि इसके बारे में ओके। लोगों को जानकारी नहीं है। लोग बिल्कुल इग्नोरेंट है इसके बारे में, उनको पता ही नहीं कि बीमारी हो कैसे रही है। तो अगर उसका कारण पता रहेगा तो उसका निवारण भी कर सकेंगे और उससे बच भी सकेंगे। करेक्ट मैम। तो मैम, जैसे इसमें एक और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन तो डेली जो पीरियड्स आते हैं लड़कियों के, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जो क्रैम्प पेन होता है, बैक पेन होता है, लोअर जो स्टमक में पेन होता है, तो हॉट बाथ के थ्रू रिलीफ मिलता है। तो मैम ऐसा कोई और जैसे कोई मेडिसिन है कि वो खा के वो खाना चाहिए, वो बेटर होता है कि हॉट बाथ ले, वो बेटर रहता है? तो क्या करना चाहिए वो पेन से रिलीफ लेने के लिए? मासिक धर्म में जो पेन होता है ना, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें सबसे कॉमन कारण, जिसकी कोई बीमारी से रिलेटेड ना हो, वो कारण है क्रैम्प होना यूट्रस में, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो यूट्रस क्रैम्प करके उस ब्लड को बाहर निकालता है कॉन्ट्रैक्ट करके। लेकिन ये नॉर्मल ऐसा होना चाहिए कि डेली रूटीन इससे अफेक्टेड ना हो। बच्चे अगर स्कूल जा रहे तो स्कूल जाते रहे, महिलाएं अगर काम पर जा रही तो काम करती रहे, घर का देखभाल कर सके। ऐसा नहीं कि बेड पे रोल कर रहे हैं और सारा काम छूट गया। अगर वैसी हालत है तो ये पेन ज्यादा है। और हम्म। इसके अलग अलग एज में अलग अलग पेशेंट में अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन इन ओके। जनरल जो क्रैम्प होता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के समय, उसको हम लोग अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए पिल्स आते हैं, उसके लिए टैबलेट्स आते हैं। आपके डॉक्टर जो है वो आप उनसे मिलेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आपको किस तरह का मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आ रहा है। ये किसी बीमारी की वजह से, जैसे जो शादीशुदा महिलाएं हैं, जो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, उनको इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है, तो उनके लिए ओके। दवाएं अलग। जो छोटी बच्चियां लड़कियां हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या बच्चेदानी के ज्यादा तेजी से सिकुड़न होने की वजह से ब्लड आ रहा है, उनकी दवाइयां अलग होती हैं। बट सब स्टेज में, किसी भी स्टेज में जो क्रैम्प हो रहा है उसकी दवा मिलती है और वो दवा इस्तेमाल करनी है, उससे कोई नुकसान नहीं। ओके। कई तो बार लोगों में मेडिसिन भ्रांति होती है। अवेलेबल, हाँ, लेकिन हाँ, ऐसा लोग कहते हैं कि मेडिसिन कोई हम्म, अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल जितने दिन ये पीरियड है पेन चलते ही अवेलेबल है। रहेंगे। ओके। अवेलेबल भी है और ये भ्रांति भी है। हम लोगों ने जो इतने लोगों के बीच काम किया, तो लोगों के बीच भ्रांति है कि महीना में जो दर्द होगा उसके लिए दवा मत खाना, उससे नुकसान होगा आगे। तो ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं है। जिसकी जो बीमारी है, जिसकी वजह से उसको दर्द हो रहा है इतना ज्यादा, उसकी उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए दवा अवेलेबल है। तो डॉक्टर की सलाह से वो दवाई ले, उससे बिल्कुल नुकसान नहीं है, बल्कि आपकी जो तकलीफ है उसमें आराम हो जाए। ओके। जहां तक टॉलरेट हो रहा है पेन कर सकते हैं, लेकिन टॉलरेंस से बाहर है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं आप। टॉलरेंस मतलब अगर आपका डेली रूटीन उससे अफेक्टेड हो रहा है, तो अपने हर महीने 4-5 दिन अपना वेस्ट नहीं कर सकते ना, कि दर्द हो रहा है तो हम हाँ। बैठे। और दर्द का कारण भी मालूम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम सोच रहे हैं ये नॉर्मल पेन है और किसी और वजह से हो, जैसे बजदानी में गांठ है, तुमने कहा पीसीओएस है, एंडोमेट्रियोसिस, इस तरह के बहुत सारे कारण है, बीमारियां जिसकी वजह से पेन होता है। तो वो तो पता चलना ही चाहिए कि पेन क्यों हो रहा है, और उसके बाद जो हम्म। डॉक्टर डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से दवा लेनी है। पेन खाली बर्दाश्त करने की चीज नहीं कि बर्दाश्त कर लिया तो हम बहुत ओके। बहुत हाँ, बहादुरी का काम कर लिया। वो तो है मैम, लेकिन ऐसा होता है कि पीरियड से स्टार्ट होते हैं तो फर्स्ट डे सेकंड डे पेन ज्यादा होता है, फिर थर्ड डे फोर आते आते पेन वो खत्म हो जाता है। आई थिंक वो शायद वो जो ब्लड के जो ब्लीडिंग से जो होते हैं ना, क्रैम्प्स आते रहते हैं, तो फर्स्ट सेकंड डे पेन ज्यादा रहता है। ज्यादा ज्यादा मैं लड़कियों में ही देखती हूँ कि फर्स्ट और सेकंड डे पेन होता है, पैर हाथ का जनरली खींचना, यही बैक पैटर्न पेन। होता है। जनरली यही पैटर्न होता है कि फर्स्ट सेकेंड डे थोड़ा पेन हुआ, ब्लीडिंग हुई। लेकिन वही पेन अगर ज्यादा है तो उसके लिए हमें हमें इसको कर हम्म, जी। ओके। ओके। तो जो आज तक भ्रम में थे कि मेडिसिन कोई नहीं है, तो आज डॉक्टर ने खुद कह दिया कि मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। हम्म, डॉक्टर के वैसे जैसा पेन है उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले सकते हो। बिल्कुल ले ओके मैम। सकते ओके। तो मैम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आजकल जो वो प्रेगनेंसी इश्यूज आती हैं महिलाओं के लेके, उसको कैसे वो लेके चले कि वो उनका प्रेगनेंसी इश्यूज ना आए, कैसे सेफ प्रेगनेंसी में वो कर सके, खान पान क्या रखे जो मेंटेन रहे उनका, तो उस पे कुछ थोड़ा बताइए आप। प्रेगनेंसी तो पूरे जीवन का एक बहुत बड़ा वरदान है। सभी औरतों के लिए ये बहुत ही हम्म। सौभाग्य की बात है कि वो एक नए जीवन को दुनिया में ला सके, है ना। लेकिन प्रेगनेंसी को जो है इसी तरह सौभाग्य के तरीके से ही पूरे 9 महीने लेके जाना है। और प्रेगनेंसी का आउटकम होना चाहिए एक हेल्दी मदर और हम्म। एक हेल्दी बेबी। तो ये पूरा जो प्लानिंग है,
वो वहीं से शुरू होते हैं। अगर हमारे पास समय है और हमें इतनी जानकारी है, जैसा हम स्प्रेड करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो प्रेगनेंसी हमेशा प्लान होना चाहिए। प्रेगनेंसी ओके। ज्यादातर केस में एक्सीडेंटल होता है, लोग नहीं चाह रहे और प्रेग्नेंट हो गए। तो सबसे हम्म। पहले तो जो लोग मैरिड कपुल हैं या जो प्रेगनेंसी चाहते हैं, मैं उनको सलाह देना चाहूंगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी को प्लान करें कि अब हमें बच्चे की जरूरत है, अब हम सेटल हो गए, हमारी शादी हो गई, हमारा सब कुछ ठीक ठाक है, अब हमें एक बच्चा करना है। तो इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी लेना है कि मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दूं, माँ को स्वस्थ रखूं और बच्चे का पालन पोषण कर सकूं, उसकी मेरी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और प्लान करते समय आप डॉक्टर से मिलें कम से कम 6 महीने पहले। तो डॉक्टर आपको पूरी तरह से असेस करते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप नॉर्मल, ये सब टेस्ट हैं जिसमें देखा जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल रहेगी कि नहीं, आप में कुछ ऐसे करेक्शन की जरूरत है, आपको किसी चीज की कमी है, कोई बीमारी है आपको या आपने आपके पार्टनर को, वो करेक्ट कर दें। और हमारा जो वैदिक कल्चर है उसमें भी प्लान प्रेगनेंसी की ही परंपरा है, उसको एडवोकेट किया जाता है कि प्रेगनेंसी प्लान होना चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। तो हमारे स्क्रिप्चर्स, जो हमारे शास्त्र हैं, हमारे जो आचार्य हैं, वो भी बताते हैं कि प्रेगनेंसी को प्लान करते समय हम जितने तरह के जो गुण है बच्चों में डालना चाहते हैं, जो उनके हम डेवलपमेंट चाहते हैं कि किस तरह का बच्चा हम ला सकें इस दुनिया में। हमारा वैदिक जो ऑब्स्टेटिक्स है इतना एडवांस्ड है, वो मैं वैदिक वैदिक ऑब्स्टेटिक्स पे भी काम करती हूँ, कि ओके। हमारे पास कुल उसके तरीके हैं कि हम किस तरह का बच्चा चाहते हैं। हम एक हम्म। योद्धा चाहते हैं, हम एक ब्राह्मण चाहते हैं, हम एक स्कॉलर चाहते हैं, हम एक टीचर चाहते हैं। हम उस तरह के बच्चे को आर्किटेक्चरली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसको जन्म दे सकते हैं। तो और ये मैम प्रेगनेंसी एंशियंट टाइम से चलते आ रहा है, मतलब प्राचीन बिल्कुल टाइम बिल्कुल से ही आ रहा बिल्कुल है। बहुत प्राचीन ओके। काल से, और हमारे पास डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक एविडेंसेस हैं कि हम कैसे बच्चे में जो चाहे वो गुण डाल सकते हैं। एक ओके। वो है, और मेडिकली भी हम लोग अभी भी वो करते हैं कि जो माँ में जो कमी है, पिता में जो कमी है, या कोई बीमारी है, तो वो सब करेक्ट करके हम एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे, अनप्लान्ड नहीं कि किसी भी तरह से बच्चा आ रहा है। दूसरा, जो हम्म। प्रेगनेंसी आ गई या प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, तो उसके बाद वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि अब हम खुद से देखेंगे क्या करना है। आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं। प्रेगनेंसी के दौरान जो चेकअप होता है उसको एंटीनेटल चेकअप बोलते हैं। दिस इज वेरी ओके। इंपॉर्टेंट। हम लोग इसको पूरे जगह में घूम घूम के बताते हैं कि आप एंटीनेटल चेकअप के लिए आइए। उसका शेड्यूल बना हुआ है, जैसे बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो शेड्यूल है कि कब स्कूल जाना है, कब छुट्टी होगी, कब क्या पढ़ना है। उसी तरह एंटीनेटल चेकअप का पूरा शेड्यूल बना हुआ है, जो बहुत आसान है। आप पहली बार डॉक्टर से मिलेंगे जो एक ऑब्स्टेटिशियन है, और वो आपको पूरा शेड्यूल बता देंगी, आपको कब मिलना है, क्या दवा खानी है, क्या टेस्ट कराने हैं, ताकि आप और आपके बच्चे स्वस्थ रहें। अब तो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, हम बिल्कुल बच्चे को देखते रहते हैं कितना उसका वेट बढ़ रहा है, कितना उसके ग्रोथ हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, माँ में कोई कमी आ रही है कि नहीं। क्योंकि फाइनली जैसे मैंने बताया कि एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चा चाहिए हमें। तो ये एंटीनेटल हम्म। चेकअप शेड्यूल है, वो फॉलो करिए। उसमें जो जो वैक्सीन बताए गए हैं वो लीजिए, जो दवाएं बताई गई हैं, खाने पीने का जो डॉक्टर आपको बताते हैं आपके पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो खाएं। और बिल्कुल खुश रहें, इस बात का गर्व महसूस करें कि आप गर्भवती हैं, आपको गर्भ मिला है। बहुत सारे बच्चे, हमारे 35% पॉपुलेशन जो है उसको कंसीव करने में दिक्कत होती है, इनफर्टिलिटी है, और ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप कंसीव कर हम्म। चुके हैं तो दिस इज अ सेलिब्रेशन, ये एक बिल्कुल खुशी मनाने का समय है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो इस मैम खुशी को उसका महसूस, क्या रीजन है, इनफर्टिलिटी का क्या रीजन है कि ये बढ़ते जा रहा है डे बाई डे? बिल्कुल मैं अभी बताऊंगी। तो ये हमारा जो है प्रेगनेंसी का हो गया, और इनफर्टिलिटी का जो है बहुत सारे कारण है जो माँ और पिता में आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा कंसीव करने में दिक्कत होती है, इसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसमें भी हमारे लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है और हमारे खान पान का। जो कभी समय मिले तो हम लोग इनफर्टिलिटी पे डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी कैसे होती है। बट ये राइजिंग ट्रेंड है हमारे यहाँ, हमारे समाज में। जो हमारे मैरिड कपल्स हैं उनके बीच भी इनफर्टिलिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हम्म। हाँ, ये देखा जा रहा है आजकल की इनफर्टिलिटी। और उसके लिए मैम के एक आईवीएफ जो लोग करा रहे हैं आजकल। इनफर्टिलिटी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, और आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये भी एक बहुत हम्म। बड़ा टॉपिक है। वो भी और बड़ा टॉपिक। इनफर्टिलिटी को आईवीएफ से नहीं जोड़ना है। आईवीएफ वन ऑफ द ट्रीटमेंट है, वन ऑफ द वेज है कंसीव कराने का, बच्चे को दुनिया में लाने के लिए एक तरीका है, बहुत सारे तरीकों में वो एक तरीका है। जितने लोग इनफर्टिलिटी हम्म। से पीड़ित हैं उनको सबको आईवीएफ नहीं कराना है। उसके पहले बहुत सारे स्टेज है, बहुत सारे इलाज है जिसमें कंसीव कर सकते हैं। वन ऑफ द इलाज है, एक इलाज है आईवीएफ। ओके। ओके। तो मैम आपने तो बहुत ज्यादा जानकारी दे दी। होप सो कि आज जो महिलाएं, जो व्यूअर्स हैं, हमारी जो गर्ल्स हैं, उनको बहुत हेल्प आउट करेगा ये सारी ये बातें।
लेकिन बात करते करते तो मैम तो बहुत ज्यादा अभी टॉपिक्स, इतने सारे टॉपिक्स है कि उस पर बात करेंगे तो बहुत ज्यादा समय चला जाएगा। तो लेकिन इन फ्यूचर मैम मैं ट्राई करूंगी कि आपसे फिर एक बार और सेशन रखा जाए और लोगों तक और इसी तरह से बातें, अवेयरनेस फैलाई जाए। जैसे आपने बोला इनफर्टिलिटी जो एक बड़ा वास्ट चैप्टर है, आईवीएफ के बारे में है, तो इस चीज के बारे में भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए मैम यहाँ पे मैं इस सेशन को खत्म करती हूँ। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और खासकर जो आज व्यूअर्स है उनके लिए बहुत अच्छा खास सेशन रहा होगा, महिलाओं के लिए। तो थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारी बातों को झांसा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए, क्योंकि मेरा पर्पस ही यही है कि हमारी जो जानकारी है डॉक्टर्स के पास वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों को इसकी अवेयरनेस हो। आधी ओके। समस्या तो अवेयरनेस से दूर हो जाती है। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू मोनिका। एंड जितने भी दर्शक हैं वो शेयर कर दे वीडियो को, ताकि लोगों तक जानकारी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।